बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग अपनी एंटीबायोटिक सीरीज़ का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सेल वॉल इनहिबिटर्स को ही लेके चलेंगे। पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पेनिसिलिन को पढ़ा था और उसकी सारी क्लासेस को, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कौन से हैं, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर कौन से हैं, उन सबको हमने पढ़ा था, नेचुरल कौन से हैं। अब आज हम लोग सेफलोस्पोरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। सेफलोस्पोरिन्स को स्टार्ट करने से पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, और क्लासिफिकेशन की मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जो कि उसको मेमोराइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो चलते हैं पहले क्लासिफिकेशन की तरफ। इसकी क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, और उस सेंटेंसेस के अंदर ही इस ड्रग्स के जो हैं वो सारे नाम और इसका जो सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पर मैंने जो मोस्ट कॉमन जो सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म समझा जाता है मैंने वो लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी हम स्पेक्ट्रम अभी आगे जाके पढ़ते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन के लिए। जो मैंने आपको सेंटेंस दूँगी वो कौन सा है? मिस्टर फजल इज़ अ लॉरी ड्राइवर who is extremely thin and eat only radish। ठीक है ना, मिस्टर फजल एक लॉरी ड्राइवर है जो बहुत पतला है, एक्सट्रीमली थिन। मिस्टर फजल, अंडरलाइन जो मैंने किया उसको नोटिस करते जाना है साथ साथ आप लोगों ने। एंड ईट ओनली रेडिश, ही यूजेस लक्स सोप, फील्स ड्रॉजी, ही ड्राइव्स ऑन द नेशनल हाईवे 1 एंड हिज क्वालिफिकेशन इज SSC। ठीक है, अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि मिस्टर फजल इज़ अ लॉरी ड्राइवर, ही इज़ एक्सट्रीमली थिन, ही ईट्स ओनली रेडिश, he uses Lux soap, he feels drowsy, and he drives on the National Highway 1 with the qualification is the SSC। ठीक है, अब मिस्टर फजल से आप लोगों ने याद रखना है सिफाजोलिन। ठीक है ना, he is very extremely thin, तो सिफेलोथिन। ठीक है, he eats only radish, सिफारेडाइन। ठीक है ना, रेडिश से आप लोगों ने याद रखना है रेडाइन। he uses Lux soap, सिफालेक्सिन। ठीक है ना, ये इसकी थोड़ी कम वैसे है, बाकी सबकी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, ही फील्स ड्रॉजी, सिफाडनॉक्सिल। ठीक है, ही ड्राइव्स ऑन द नेशनल हाईवे 1, जनरेशन जो है ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। एंड हिज क्वालिफिकेशन इज SSC, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एंड सी से आ जाता है कोलाई, ई कोलाई। ठीक है, ये आपको याद हुआ। अब इससे सेंटेंस आप लोगों ने याद रखना है, आपको इसकी जनरेशन भी याद रहेगी। ठीक है, इसका जो है वो स्पेक्ट्रम भी याद रहेगा और इसका ड्रग भी याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ। सेकेंड जनरेशन में क्या सेंटेंस याद रखना है? देयर इज़ अ फॉक्स हु इज़ वेयरिंग फर एंड लुक्स एट इट्स फेस इन द मिरर। ठीक है, एक फॉक्स है, ठीक है ना, उसके ऊपर फर है और अपने आप को वो मिरर में देख रही है, अपना फेस। ठीक है, एंड ट्राइज टू वॉक ऑन 2 legs लाइक अ ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग आप लोगों ने ये भी याद रखना है। अब फॉक्स से याद रखने वाली क्या चीज़ क्या है? सिफॉक्सिटिन। ही हु इज़ वेयरिंग फर, सीफेक्लोर। ठीक है ना, सॉरी सीफ्यूरोक्साइम, फर है ना, तो सीफ्यूरोक्साइम। ठीक है, एंड लुक्स एट इट्स फेस, सीफेक्लोर, FAC। ठीक है ना, एंड ट्राइज टू वॉक ऑन 2 legs। 2 से याद रखना है कि ये सेकेंड जनरेशन है। लाइक अ ह्यूमन बींग, H और इसका B, ह्यूमन H के क्या याद रखना है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एंड बींग से याद रखना है बैक्टीरियोट्स। ठीक है ना, इसके अलावा भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ ये यूज़ होते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ये है। सो एक फॉक्स है हु इज़ वेयरिंग फर, ठीक है ना, सीफेक्लोर, सीफॉक्सिटिन, एंड लुक्स एट इट्स फेस, सीफेक्लोर, सीफ्यूरोक्साइम एंड सीफेक्लोर। ठीक है ना, सीफॉक्सिटिन, सीफ्यूरोक्साइम एंड सीफेक्लोर। ठीक है, ये दोनों याद हो गए। अब चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन में 3 आ जाते हैं। अब एक इसका जो सेंटेंस है वो क्या है? देयर आर 3 फ्रेंड्स, ठीक है ना, हु गोज़ टू द होटल ताज। ठीक है ना, ताज होटल में जा रहे हैं वो लोग, 3 दोस्त हैं, और कहाँ जा रहे हैं? वो ताज होटल में गए हैं। वेयर दे हैव टू पे टैक्स। ठीक है ना, उनको टैक्स पे करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा। वेयर दे हैव टू पे टैक्स। ठीक है, एंड दे हैव हैन फॉर द लंच। 3 दोस्त हैं, होटल ताज में गए, वहाँ पर उनको टैक्स पड़ा और उन्होंने वहाँ पर खाने में क्या खाया? हैन। ठीक है, 3 फ्रेंड्स हैं तो पता चला 3 जनरेशन है। होटल ताज में जा रहे हैं तो फिर क्या है? सिर्फ टैजिडाइन। ठीक है ना, वेयर दे हैव द टू पे द टैक्स, सेफोटक्साइम। ठीक है ना, एंड दे हैड दे हैड हैन फॉर द लंच। सो हैन से क्या याद रखना है आप लोगों ने? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, निजीरिया, गुनोरिया। ठीक है ना, अच्छा ये 3 से आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो थर्ड जनरेशन है और दूसरा सेफ्ट्राइजोन। ठीक है, सेफ्ट्राइजोन, सेफ्टाजिडाइन, और तीसरा कौन सा था जिसमें उन्होंने टैक्स? सेफोटक्साइम। ठीक है ना,
तीन दोस्त सेफ्ट्राजोन कहाँ गए, सिर्फ ताज होटल में, सिर्फ टैजिडाइन, ठीक है। और क्या वहाँ पे किया, टैक्स, सेफोटेक्साइन, ठीक है। और एक और बात ये है कि ये थर्ड जनरेशन में तीनों में जो है वो टी आ रहा है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हैन क्या वहाँ पर ली, तो वहाँ पर हैन से क्या याद रखना है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई से याद रखना है ई कोलाई, एन से याद रखना है निजीरिया गोनोरिया, ठीक है ना। इसके अलावा ये मेनिंजाइटिस के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन की तरफ। इसके लिए जो सेंटेंस है वो ये याद रखना है, अब इसी को आगे करना है। आफ्टर हैविंग लंच इट्स 4 PM, खाने के बाद 4 बज गए थे। दे हैड पेपरमेंट, ठीक है ना, टू हैव द सूडो फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, ठीक है ना, उन्होंने पेपरमेंट लिया, ठीक है ना। पेपरमेंट आप कोई ड्रिंक भी कह सकते हैं, वैसे भी पेपरमेंट कह सकते हैं, टू हैव द सूडो फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस। अब इसकी दोनों जो ड्रग्स है ना वो आप लोगों ने पेपरमेंट के अंदर ही याद करनी है, सिफेपाइम एंड सिफेपायरोन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये इनको सूडो फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस आई, ठीक है ना, सूडो से याद रखना है सूडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है ना, ये इसके खिलाफ एक्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन से जो ड्रग्स थे जो पेनिसिलिन क्लास के सूडोमोनास के खिलाफ एक्ट करते थे, वो टिकारसिलिन एंड पाइपेरासिलिन एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वो याद हो गई। एक और ये याद रखना है कि सिफेपाइम एंड सिफेपायरोन, ठीक है। इसके अलावा ये जो सिफेटाजिडाइन है ना, ये भी सूडोमोनास एरिजिनोसा के खिलाफ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिफेटाजिडाइन, ठीक है ना। जो ताज होटल से हमने इसको रिलेट किया था ना, तो उसको याद रखना है इससे, ठीक है। अब ये सूडोमोनास तीन दोस्त जो खाना खाने के बाद 4 बज गए थे, तो फोर्थ जनरेशन पेपरमेंट लिया, सिफेपाइम एंड सिफेपायरोन, एंड दे हैव द सूडो फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस। सूडो से क्या इंडिकेट हुआ, सूडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लास्ट जनरेशन विच इज़ द सिफ्टेरोलाइन, ठीक है ना, एट 5 PM। अब 4 PM पे तो उन्होंने ले लिया वो सूडो फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस के लिए पेपरमेंट लिया। अब 5 PM दे स्टार्टेड फीलिंग ड्रॉजी, उनको नींद आना शुरू हो गई, एंड दे स्टार्ट रोलिंग ऑन बेड, सो दे शुड मेंटेन एब्सोल्यूट साइलेंस। साइलेंस से आप लोग ये याद वो होता है ना, शी इस तरह करते हैं ना, तो खामोशी के लिए जब टीचर्स अक्सर क्लास में भी करती हैं, तो उससे आप लोगों ने ये याद रखना है कि रोलिंग से याद रखना है सिर्फ टैरोलाइन। 5 बजे हुए थे तो सिर्फ टैरोलाइन, उन्होंने रोल करना शुरू कर दिया बेड पे। वो सो गए, खाने के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं। सो जो ये शी का जो एक्रोनॉम है वो क्या जाता है, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। पहले हम लोगों ने क्या करता था किया था फर्स्ट जनरेशन में SSC, वहाँ पर ई कोलाई था, लेकिन यहाँ पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। तो जो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है वो याद रखना है आप लोगों ने, ये पेरेंटल रूट से दी जाती है। बाकी कुछ जो है वो ओरल भी होते हैं और कुछ IV भी होते हैं, वो अभी हम मज़ीद जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये चाहें तो ये नोट कर सकते हैं कि किस तरह की क्लासिफिकेशन, बहुत आसान है ये इस तरह से क्लासिफिकेशन को याद करना, और ये सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है ना। सो अब हम चलते हैं इनके मेन मैकेनिज़म्स की तरफ और इनके स्पेक्ट्रम और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह की तरफ। अच्छा, अब हम सेफलोस्पोरिन स्टार्ट करते हैं। सेफलोस्पोरिन की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर ली, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम, अच्छा सेफलोस्पोरिन किया जाता है, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोड्यूस सेमी सिंथेटिकली बाय द केमिकल अटैचमेंट ऑफ साइड चेन टू द 7 अमाइनो सेफलोस्पोरानिक एसिड, have the mechanism of action, same mechanism of action and the same mechanism of resistance, ठीक है ना। however they tend to have more resistant than penicillin टू द सर्टन बीटा लैक्टमेजेस। अच्छा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये एक तो जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि जिस तरह से पेनिसिलियंस जो थे वो डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली वो चेंज हुए थे एक दूसरे से, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे एक दूसरे से, ठीक है ना। इसी तरह जो सेफलोस्पोरिन है वो भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं साइड चेन के लिहाज से। किस साइड चेन के लिहाज से, जो कि 7 अमाइनो सेफलोस्पोरानिक एसिड के साथ अटैच है। वहाँ पर जो साइड चेन थी वो किसके साथ अटैच थी, 6 अमाइनो पेनिसिलानिक एसिड के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर सेफलोस्पोरानिक एसिड के साथ है और 6 के बजाय 7 अटैच हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर भी आपस में डिफरेंस है और इनकी साइड चेन के लिहाज से जो है आपस में इनका वो भी जो है वो डिफरेंशिएट है, ठीक है। अच्छा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे से सेम ही है, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी सेम होता है। हाउएवर लेकिन ये पेनिसिलिन की निस्बत और इनका पेनिसिलिन जैसा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसी तरह से ये लोग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस को जो है वो इनहिबिट करते हैं। इसी तरह ये दूसरा इनका मैकेनिज्म जो आ जाता है वो आ जाता है ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकेन की आपस में जो क्रॉस लिंकिंग है वो नहीं होती, ठीक है ना। और तीसरा ये है ऑटोलाइसिन को ये प्रमोट करते हैं, ठीक है ना।
ना, जो सेल वॉल जो रीमॉडलिंग एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है ना, उसको ये प्रमोट करते हैं जब वो टूटना शुरू होती है सेल वॉल, और जब टूटना शुरू हो जाती है और नई नहीं बनती, ठीक है ना, एक तरफ टूट रही है और दूसरी तरफ नई सिंथेसिस हो नहीं रही क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं हो रहा, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है। तो ये मैं आपको एक मिनट दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से मैंने लास्ट टाइम में पेनिसिलियंस के बारे में आपको डायग्रामेटिकली दिखाया था, इस पर मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, इनकी आपस में क्रॉस लिंकिंग हुई हुई है, ठीक है ना। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये एक एनवलप का काम कर रही है, ठीक है। इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एनवलप है और उसके बाद सेल वॉल होती है, ठीक है ना, जो बैक्टीरियल सेल है, आपको पता होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इस सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये आपस में जो है एक तो ये एनवलप का रोल प्ले कर रहा है, दूसरा ये सेल वॉल को भी अटैच कर रहा है थ्रू द लिपोप्रोटीन्स के जरिए, क्योंकि इसके साथ जो है वो लिपोप्रोटीन्स वो अटैच हैं, ठीक है ना। तो अब जब ये नहीं ना बनती, ठीक है, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में मौजूद होती है। अच्छा, जब ये नहीं बनती पेप्टिडोग्लाइकेन तो फिर क्या होता है कि जो सेल वॉल की जो सेल की पूरी जो इंटीग्रिटी है ना, सेल की इंटीग्रिटी वो ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, वो एक्सपोज हो जाता है टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस उसमें क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो पेप्टिडोग्लाइकेन का काम कर रहा है एनवेलप अराउंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, हेल्प प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है ऑफ द सेल डिवीजन का भी, ठीक है। एक तरफ ये जो पेनिसिलिन और जो सेफलोस्पोरिन है ये बाइंड कर रहे होते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इनर एंड आउटर दोनों मेम्ब्रेन्स में फाउंड होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च के बाद पता चलता है ये कि ये दोनों इनर और आउटर दोनों मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम है, पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस करना, ठीक है ना। एक तरफ तो ये इसको इनहिबिट कर रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि इनके आपस में जो क्रॉस लिंकिंग होकर ये एक मजबूत मोटी रस्सी की तरह काम कर रहे हैं और एक एनवलप बना देते हैं। ये आपस में जो है वो इनके आपस में भी क्रॉस लिंकिंग नहीं हो रही है, देखें दो चेन्स हैं, इनकी आपस की क्रॉस लिंकिंग भी नहीं होगी ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करने से। तीसरा क्या है, ऑटोलाइसिंग का प्रोसेस। ऑटोलाइसिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो टूटना शुरू होती है और नई बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जब सेल वॉल जब टूटती है तो फिर क्योंकि ये नहीं बन रहा पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि सेल वॉल पूरी बनती नहीं है, ठीक है ना, ये पूरी जो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं बनती, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से जो है ना ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं सारे, ठीक है। तो ये आपको बात इसका मैकेनिज्म क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग इसकी जनरेशन, मैंने अभी आपको जनरेशन वाइज इसकी क्लासिफिकेशन बताई थी, अब हम ज़रा इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी जनरेशन की कौन से ड्रग का क्या फ़ीचर है, ठीक है ना। सबसे पहले सिफाजोलिन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तो ये पेरेंट्रल है, दूसरा इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स वो काफ़ी आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है, ये रिवीजन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, स्पेक्ट्रम जो है वो जैसे बाकी पेनिसिलिन है उसी तरह का है, लेकिन खासियत ये है कि ये पेनिट्रेट कर रहा है बोन्स में। वैसे तो ज़्यादातर पेनिसिलिन बोन्स पे पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, सिफाजोलिन की, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर क्लासिफिकेशन याद हो तो मिस्टर फजल, अब मिस्टर फजल एक मैन है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि इनका लॉन्ग इनमें जो स्टेबिलिटी है, इनकी जो माइंड है वो ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक होती है, ठीक है ना। सो इसी तरह जो है वो याद रखना है आप लोगों ने, इसको लॉन्ग ड्यूरेशन से रिलेट कर देना है। फिर आ जाता है सिफालैक्सिन। ये सिफालैक्सिन जो है ना ये फर्स्ट ओरल है, प्रोटोटाइप ऑफ फर्स्ट ओरल जनरेशन। अच्छा, एक बात जो याद रखने वाली वो ये है कि जो ज़्यादातर जो सेफलोस्पोरिन्स हैं ये IV दिए जाते हैं, IV या IM दिए जाते हैं, इनमें से कुछ ही हैं जो ओरल दिए जाते हैं। सो जो बात इंपॉर्टेंट वो ये है, प्रोटोटाइप इसको सिफालैक्सिन को इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट ओरल जनरेशन जो आई उसमें सबसे पहला जो था वो सिफालैक्सिन था, ठीक है। इसका जो डोज दिया जाता है फेरेंजाइटिस के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, इसको दिन में 2 दफ़ा दिया जाता है फेरेंजाइटिस के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिफाड्रॉक्सिल एंड सिफाराडाइन, ठीक है ना। सिफाराडाइन जो है ये दोनों ये भी ओरल ही हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनका, अगर हम लोग जो स्पेक्ट्रम पढ़ें तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो एक्ट करती है एज अ पेनिसिलिन G सब्सटीट्यूट के तौर पे वो एक्ट करती है, ठीक है। पेनिसिलिन V और पेनिसिलिन G की निस्बत पेनिसिलिन G जो है वो ज़्यादा आप देखेंगे कि वो ज़्यादा यूज़ होता है पेनिसिलिन V की निस्बत। अच्छा, इसके अलावा ये इफेक्टिव है मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ओरियस के लिए, ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए भी ये इफेक्टिव है। जबकि पेनिसिलिन G को हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई रॉड्स वगैरह के लिए इफेक्टिव नहीं था, ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए ये इफेक्टिव था, लेकिन ग्राम नेगेटिव रोड्स के लिए ये इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। जबकि जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई है सेफलोस्पोरिन की वो इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव रोड्स के लिए भी। अब आप ये लोग नाम अब आप देख लें, प्रोटियस मिराबिलस आ जाता है, ई कोलाई आ जाता है एंड के निमोनिया आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो ये पॉजिटिव कोकाई के लिए, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इसमें जो है वो सारे स्टेफ्लोकोकस ऑरियस, स्टेफ्लोकोकस एपिडर्माइडस, स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्टेप्टोकोकस पायरोजिन एनारोबिक स्टेप्टोकोकस के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग वो जो हम लोगों ने याद किया था उसके लिहाज से देखें तो SSC था, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, S वो दोनों याद रख लेना है, स्टेप्टोकोकस एंड स्टेप्टोकोकस, और C से E कोलाई याद रख लेना है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके लिए। वैसे ये सारी ये मैंने ज़्यादा ड्रग्स लिख दी हैं, ठीक है ना। वो माइक्रोब्स के नेम लिख दिए, इनके खिलाफ भी ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अब सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो आ जाता है सिफेरोक्साइम आ जाता है, ठीक है ना। सिफेरोक्साइम सोडियम एंड सिफेरोक्साइम एक्जिटेल, ठीक है। सिफेरोक्साइम सोडियम तो जो है वो प्रोटोटाइप है ऑफ द पेरेंटल ड्रग्स का, ठीक है। अगेन इसकी भी लॉन्ग ड्यूरेशन थी, इसकी भी लॉन्ग ड्यूरेशन है सिफेरोक्साइम की। ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। उसके बाद ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए यूज़ हो रहा है, ये पेरेंटल था। जबकि सिफेरोक्साइम जो एक्जिटेल है ना वो जो है वो ओरली भी दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, ठीक है ना। और सिफेक्लोर भी है, ये मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा है, सिफेक्लोर वो भी ओरली ही दिया जाता है, ठीक है। उसमें जो है सिफेरोक्साइम की अगर हम लोग बात करें तो ये दिन में 2 दफ़ा दिया जाता है अगेंस्ट द बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इनके खिलाफ ये 2 दफ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। ये भी BID जो ओरल दिए जा रहे हैं उसके लिए ये भी BID और ये भी BID। सिफरलैक्सिन भी BID दिया जाता है, दिन में 2 दफ़ा दिया जाता है, और सिफेरोक्साइम एक्जिटेल, ठीक है ना, ये भी दिन में 2 दफ़ा दिया जा रहा है। इसका स्पेक्ट्रम जो है वो याद रखने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके स्पेक्ट्रम की बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, जो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें क्या था कि वो जो फॉक्स है वो 2 जो है ना वो लेग्स पे चलने की कोशिश कर रही थी, ठीक है ना। ट्राइज टू वॉक ऑन 2 लेग्स एंड एक्ट लाइक ए ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग से हम लोगों ने क्या कहा था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंड B से ओरल बैक्टीरियोट्स, ठीक है ना। तो उसमें कोई भी स्टेफ्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस का जिक्र नहीं था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादा इफेक्टिव स्पेक्ट्रम है उसका ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट था एज़ कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। सो इट इज़ वीकली इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, कोकाई के खिलाफ इतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। ये बात याद रख लेनी है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है वो MSS के अगेंस्ट जो है ना, ये मैथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ्लोकोकस ओरियस के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। इनके फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, ये मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट कर देता ताकि आप यह बात में याद रख सकें कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है। फर्स्ट जनरेशन मैथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ्लोकोकस ओरियस के अगेंस्ट ज़्यादा सेंसिटिव है। मैथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ्लोकोकस ओरियस के कौन जो है वो कौन सा है ड्रग्स पेनिसिलिन की क्लास से यूज़ हो रहा है, मैथिसिलिन, ठीक है ना। M से पता चल रहा है मैथिसिलिन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले वो वाले ड्रग्स, ठीक है ना, फेनिसिलिन के, उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन आ जाती है, ठीक है ये। लेकिन थर्ड जनरेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। सेकंड जनरेशन के बारे में हम लोगों ने ये पॉइंट बात याद रखनी है कि ये मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ये बात भी क्लियर हुई। उसके बाद सेफ्ट्राइजोन सेफोटेक्साइम ये पेनिट्रेट करते हैं CSF में, इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। जो पेनिसिलिन की हम लोगों ने बात की थी वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि ये जो है पेनिट्रेट करता है जब इन्फ्लेमेशन हुई हो ब्रेन की मेनिंजेस में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यह बात जो है मेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेफ्टाजिडाइम। सेफ्टाजिडाइम मैंने आपको बताया था कि सेफ्टाजिडाइम भी जो है वो सूडोमोनाल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, एक दो में ये अगर हम लोग इसको देखें तो ये ताज, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि पाइपेरासिलिन, टिकारसिलिन और उसके ऊपर ताज़ आ जाता है, ये जो है वो सूडोमोनाल इन्फेक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है, इफेक्टिव। फिर उसके बाद आता है सिफिडिनिर एंड सिफिक्साइम, ठीक है, ये भी ओरली दिया जाता है वंस डेली। अब ये वंस डेली है, ठीक है। पहला सिफरलैक्सिन हम लोगों ने पढ़ा, सिफरलैक्सिन जो था वो ओरली दिया जा रहा था और दिन में 2 दफ़ा दिया जाता था। फिर जो सेकंड हम लोगों ने क्लास में पढ़ा उसमें सिफेरोक्साइम था, सिफेरोक्साइम जो था वो भी ओरली दिया जाता है और उसमें सिफेक्लोर भी दिया जा रहा था ओरली। और ये सिफेक्साइम जो था सिफेरोक्साइम ही जो है ये BID दिया जा रहा था, यानी कि दिन में 2 दफ़ा। सिफरलैक्सिन भी 2 दफ़ा, सिफेरोक्साइम भी दिन में 2 दफ़ा। लेकिन सिफिक्साइम जो है ना ये थर्ड जनरेशन का है, ये दिन में 1 दफ़ा दिया जा रहा है। और सिफिडिनिर, ठीक है, ये भी दिन में 1 दफ़ा दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है सेफ्ट्रायाजोन। सेफ्ट्रायाजोन जो है इसकी हाफ लाइफ बहुत मतलब बहुत नहीं, उनके लॉन्गेस्ट है अमंग द ऑल द सेफ्लोस्पोरिन्स, इसलिए इसको वंस डेली दिया जाता है। अब आप लोगों ने एक बात ये याद रखनी है कि तो जो थर्ड जनरेशन है ना वो एक तरह से एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, जैसे पेनिसिलिन थे ना, ये कुछ उस तरह के हैं थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स।
एक तो इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, दूसरा जो इनमें ओरली अवेलेबल है वो उनको वंस डेली दिया जाता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई कि जो थर्ड जनरेशन है वो एक तरह से एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है और इनकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है, इनको दिन में एक दफ़ा दिया जाता है। जो ओरली अवेलेबल हैं उनको बस दिन में एक दफ़ा दिया जाता है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने जो ड्रग्स पढ़े जो ओरली अवेलेबल थे उनको दिन में 2 दफ़ा दिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद ये अगेंस्ट एक्टिव, ये किसके अगेंस्ट एक्टिव है? जेनेटल एनल एंड फरेंजियल पेनिसिलियन रेजिस्टेंट नजीरिया गुनोरिया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों ने इसका जो पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा था कि दे हैड हैन इन फॉर द लंच, थर्ड जनरेशन का यही था ना एंड पे लाइन। तो हैन से क्या था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई से इकोलाई एंड एन से निजीरिया गुनोरिया, ठीक है। तो ये उसके लिए इफेक्टिव है। ये एक्सक्रीट होता है बाइल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाइल में एक्सक्रीट होता है, इसीलिए इसको जब रीनल इंसफिशेंसी हो तो इसकी डोज एडजस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसको आप दे सकते हैं। ये जो मैंने किडनी बना के ग्रीन से इसको किया है पॉइंट, तो इसका मतलब यही है कि ये इसमें सेफ़ है, ठीक है। और ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है ना रीनल इम्पेयरमेंट हुई हुई है अभी, ठीक है। इसके अलावा ये पेनिट्रेट करता है बोन्स में भी। अगर हम लोग इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी आ जाते हैं, ग्राम नेगेटिव कोकाई भी आ जाते हैं, ग्राम नेगेटिव रोड्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और ग्राम नेगेटिव कोकाई तो नजीरिया गुनोरिया है ही, ठीक है ना। इसके अलावा सेम बाकी सारे वो जो प्रीवियस हैं उन्हीं जैसे हैं, एक डिफरेंट जो है वो सिराटिया है आ जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बस हम नजीरिया गुनोरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव कोकाई है, ये याद रखना है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों ने ये सारे याद करने हैं। स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव में आते हैं, ई कोलाई जो आ जाता है वो, और के निमोनिया आ जाता है, ये सारे ग्राम नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सूडोमोनास एरिजोनासा भी ग्राम नेगेटिव है, और जो नजीरिया गुनोरिया वो भी ग्राम नेगेटिव आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ जनरेशन की बात करें, सिफिपाइम से हम लोगों ने कहा था कि वो दे हैड पेपरमेंट एंड हैव द सूडो फीलिंग, ठीक है, ऑफ फ्रेशनेस। और सूडो से हम लोगों ने कहा था सूडोमोनास एरिजिनोसा। सो इसको इसी से सिफिपाइम को याद रखना है, सूडोमोनास एरिजिनोसा के अगेंस्ट आ जाता है, इफेक्टिव है। ओनली मेथिसिलियन सेंसिटिव जो सेफ्लोकोकस स्पीशी हैं और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशी हैं उनके अगेंस्ट यूज़ होता है ग्राम पॉजिटिव के लिए। बाकी ग्राम नेगेटिव में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सारे आ जाते हैं, ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर और सूडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। स्पेक्ट्रम क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो आपका माइक्रोबायोलॉजी के जो टॉपिक है उसको कवर कर रहा है। आपको ये नाम जब याद होंगे तो आपका माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक कवर होगा जिसमें बैक्टीरिया का सारा आप लोग शेप और उसके नाम याद करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये आपके क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। अब हम लोग एडवांस जनरेशन जो कि फिफ्थ जनरेशन से सिफ्टारोलाइन, इसको देख लेते हैं। सिर्फ टैरोलाइन जो है क्योंकि एडवांस जनरेशन है, अब एडवांस बनाई हुई है तो ऑब्वियसली ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो होगा ही, ठीक है। आईवी अवेलेबल है एज अ प्रोडक्ट के तौर पे, ये भी आईवी अवेलेबल है, ये ओरली नहीं दिया जाता, ठीक है। इसका जो अवेलेबल है वो किस फॉर्म पे है? सिर्फ टैरोलाइन फोसामिल, सिर्फ टैरोलाइन फोसामिल, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ टैरोलाइन फोसामिल, ठीक है। ये इंडिकेटेड है मैथिसिलियन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए है, ठीक है ना। ये था मैथिसिलियन सेंसिटिव के लिए, जो थर्ड जनरेशन थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी इसके लिए, ठीक है। लेकिन एडवांस जनरेशन मैथिसिलियन रेजिस्टेंट के लिए भी इफेक्टिव है, ठीक है। ये सेंसिटिव के लिए सेंसिटिव है, ठीक है ना। मैथिसिलियन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये है कि मैथिसिलियन भी इन पे काम नहीं कर रही है, ऐसा जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जिसमें मैथिसिलियन भी फेल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये फिर सिर्फ टैरोलाइन यूज़ होता है। इसके अलावा ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए यूज़ होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है। ये बाइंड करते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A के ऊपर, ये बाइंड करते हैं, जो कि कहाँ पर मौजूद होता है? फाउंड विद द मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। इसके अलावा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2X पे ये बाइंड करते हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में यूज़ होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कवरेज जो है वो सेफ्ट्रायाजोन, क्योंकि मैंने आपको बताया सेफ्ट्रायाजोन, और ये जो थर्ड जनरेशन है ये काफ़ी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। लेकिन क्या है कि ये मैथिसिलियन सेंसिटिव पे भी एक्ट नहीं करते, तो मैथिसिलियन रेजिस्टेंट पे क्या इन्होंने एक्ट करना है। तो ये जो एडवांस जनरेशन है मैथिसिलियन रेजिस्टेंट के लिए खास तौर पे है, ठीक है। अब ये जो सेफ्लोस्पोरिन्स है ना, ये ससेप्टेबल हैं टू द ESBLs के अगेंस्ट। जो मैंने आपको बताया कि ये जो बीटा लैक्टमेजेस है ना, जो पेनिसिलियन का हम लोगों ने जब रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म पढ़ा था तो उसमें यही था कि जो बीटा लैक्टमेजेस हैं वो क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं अमाइड बॉन्ड को, और बीटा लैक्टम रिंग, अमाइड बॉन्ड ऑफ बीटा लैक्टम रिंग को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब ये सेफ्लोस्पोरिन्स भी जो हैं वो सब ये नई
क्लास आई, पेनिसिलिन के बाद क्लास आई है सेफलोस्पोरिन्स की। लेकिन ये भी ससेप्टेबल है किससे? ESBLs। ESBLs क्या है? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेसेस, यानी कि उन्होंने अपने बीटा लैक्टोमेसेस बड़ी हाई, बड़ी अच्छी तरह उसको तैयार करके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है उनका, ठीक है ना। और ये कौन रिलीज करता है? ई कोलाई एंड के निमोनिया। ई कोलाई और के निमोनिया अगेन कौन है? ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन ये ससेप्टेबल नहीं है, यानी इसको कोई खतरा नहीं है सेफलोस्पोरिन्स को टू हाइड्रोलाइसिस बाय द स्टेफिलोकोकस पैलिसिनेसिस, यानी कि ग्राम पॉजिटिव जो पेनिसिलिनेसिस हैं उनके अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव, मतलब उनके अगेंस्ट जो है ये काम करते हैं, ठीक है ना, सेफलोस्पोरिन्स। लेकिन ये ESBLs के अगेंस्ट नहीं करते। ESBLs याद रखना है, इसका वो पूछ भी सकते हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेसेस, ये रिलीज कौन करता है? ई कोलाई एंड के निमोनिया, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इनकी काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं। काइनेटिक्स में सबसे पहले इसका रूट देख लेना। मैंने आपको पहले बताया ये सारे ही IV और IM दिए जाते हैं, एक्सेप्ट वो जो मैंने आपको बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जनरेशन में सिफालेक्सिन है, ठीक है ना, जो दिन में 2 दफ़ा दिया जाता है फरंजाइटिस के लिए। सेकेंड जनरेशन में सिफ्यूरोक्साइम है, जो भी दिन में 2 दफ़ा दिया जाता है। और जो है इसके अलावा जो है वो सिफाक्लोर भी ओरली अवेलेबल है। थर्ड जनरेशन में जो है वो कौन सा था? सिफिक्साइम एंड सेफडेनिर, वो ऑरली अवेलेबल थे, ठीक है। बाकी सारे IV दिए जा रहे थे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि ये CSF में पेनिट्रेट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द इन्फ्लेमेशन, खासतौर पर थर्ड जनरेशन जो है, ठीक है ना। अच्छा, सिफाजोलिन के बारे में एक बात जो मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका, ठीक है ना। सिफाजोलिन का लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसलिए इसको सर्जरी से पहले लिया जाता है एज अ प्रोफाइलेटिक एजेंट के तौर पर, ठीक है ना, ताकि कोई बैक्टीरिया जो है वो कहीं अटैक ना करते, ठीक है, क्योंकि सर्जरी से पहले, खासतौर पर ऑर्थोपैडिक सर्जरी, क्योंकि ये बोन्स में पेनिट्रेट करता है। वही बात जो हमने पहले पढ़ी कि ये बोन्स में पेनिट्रेट करता था, और दूसरी हम लोगों ने बात पढ़ी कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन थी, तीसरी हमने बात करी ये IV दिया जाता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। ऑल ऑफ देम क्रॉसेस द प्लेसेंटा, सारे प्लेसेंटा में प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एलिमिनेशन हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने देखा कि जो सेफ्ट्रायाजोन के अलावा जो है ना कोई भी बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो सेफ्ट्रायाजोन जो है वो सेफ़ है इन द रीनल इम्पेयरमेंट। बाकी सारे रीनली जो है एलिमिनेशन होती है, रीनल एलिमिनेशन होती है, इसीलिए उनकी एहतियात ज़रूरी है, रीनल एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर हम लोग ADRs की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन तो है ही, ठीक है ना, क्योंकि ये पेनिसिलिन से रिलेटेड है। सो पेशेंट विद द पेनिसिलिन इंड्यूस डिजीज़ जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस, उसमें ये हो सकता है, ऐसे पेशेंट को ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा डायरिया भी एक इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब आपके लिए जो आज की असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने गूगल इमेजेस में जाके स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम देखना कि कैसा दिखता है और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस कैसा दिखता है, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने सेफलोस्पोरिन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी और उसका हम लोगों ने देखा कि किस तरह से याद करते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरीके से याद की है और आपको ये फ़ायदा पहुंचा तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि किस तरह से आप मज़ीद भी इस तरह की जो है क्लासिफिकेशन समझना चाहते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देखा, इसका हमने स्पेक्ट्रम काफ़ी डिटेल से देखा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, ठीक है। स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हम लोगों ने पढ़ा कि जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है फर्स्ट जनरेशन जो सेफलोस्पोरिन्स है, और वो पेनिसिलिन G के सब्स्टिट्यूट के तौर पे ऐड करते हैं, लेकिन वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं। सेकंड जनरेशन के बारे में हम लोगों ने जो बात इंपॉर्टेंट पढ़, और इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन में ये भी हमने पढ़ा कि वो मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टाफिलोकोकस ऑरियस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने स्टार्ट में ये बात कर दी कि भाई जितना इफेक्टिव फर्स्ट जनरेशन है मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टाफिलोकोकस के लिए, उतना थर्ड जनरेशन इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। ऑल दो के बहुत ज़्यादा पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जो नज़ीरिया गोनोरिया इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट सेफ्ट्रायाजोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो सूडोमोनास एरिजोनाजा के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, खासतौर पर सिफेपाइम। फिफ्थ जनरेशन के बारे में यानी सेफ्टारोलाइन के बारे में हमने पढ़ा कि ये एडवांस जनरेशन है, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस है उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। फिर इसके अलावा कैप यानी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, स्किन इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारे जो है स्पेक्ट्रम्स पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग मज़ीद सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिनमें कार्बापेनम्स आएंगे और मज़ीद जो है वो ड्रग्स आएंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।